हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई टीचिंग सेंटर पे आप लोगों का स्वागत है। मैं कुशल कुमार। आज हम साइंस क्लास 6 एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके साथ साथ लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे, अवश्य करिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास 6 एनसीईआरटी में सबसे पहला टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फूड। क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के घटक। अब समझिए, हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन में क्या क्या मेन होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो यहां पढ़ते हैं आवश्यक घटक जो होते हैं, उस घटकों में क्या होता है। हमारे घटकों को हम पोषक कहते हैं। जो घटक उसमें पाया था उसको क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। मुख्य पोषक कौन कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है और कुछ खनिज लवण होते हैं। ठीक। और इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में क्या क्या और होता है? रुक्षांश और जल भी पाए जाते हैं। क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है और कुछ क्या होता है? मिनरल्स पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है हमारे पोषक में? रुक्षांश और जल। अभी हम सब एक एक चीजों को समझेंगे कि रुक्षांश क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, दीज इंटीग्रेटेड कंटेन्स सम कंपोनेंट। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या होता है हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होता है। इसमें मेन कंपोनेंट जो होता है उसमें क्या मेजर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फैट, विटामिन, मिनरल्स। और उसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा है प्रोटीन्स एंड फैट। क्या होता है? सिंपल होता है। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, देखिए ये क्या है, अब इसको पहचानेंगे। देखिए हम खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रोटीन, फैट, लिपिड, ये सारी चीजें होती हैं। तो अब इसका हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे फूड में किस फूड में कौन सा कंपोनेंट है। चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ टेस्ट करेंगे। देखिए टेस्ट करने के लिए हमको कुछ क्या होता है? कंटेंट चाहिए होता है, जिसमें हमको क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और कास्टिक सोडा। ये तीन चीजें हमको क्या उसमें कंटेंट चाहिए। तो हमको आयोडीन से हम क्या करेंगे? आयोडीन से सबसे पहले हम क्या करेंगे? इससे क्या करेंगे? आयोडीन का तनु विलयन बनाएंगे। क्या करेंगे? आयोडीन से क्या करेंगे? आयोडीन का तनु विलयन बनाएंगे, जिसमें हम क्या कहेंगे? टिंचर आयोडीन की क्या करेंगे? कुछ बूंदे डालेंगे। हम क्या करेंगे? ग्लास में या कहीं पे क्या या हमारा परख नली होगा, उसमें क्या करेंगे? पानी लेंगे और इसमें क्या होंगे? टिंचर आयोडीन की कुछ क्या करेंगे? बूंदे डालेंगे। और बूंदे डालने के बाद जो सोल्यूशन विलयन तैयार होगा वो क्या होगा? तनु विलयन होगा। किसका? आयोडीन का तनु विलयन। देखिए जो टिंचर आयोडीन होता है वो क्या होता है? एक्चुअली में आयोडीन का है क्या होता है? सोल्यूशन होता है। और उसको हम क्या करते हैं? ये हम पानी में क्या करेंगे? डालेंगे तो वो जो सोल्यूशन बनेगा विलयन का वो क्या होगा? तनु सोल्यूशन होगा। किसका? आयोडीन का। चलिए और आगे समझते हैं। एक तो हमारा कौन सा कंपोनेंट आयोडीन यूज कर लिया, दूसरा क्या होगा? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का भी क्या करेंगे? सोल्यूशन बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे? जल जो होता है 100 ml जल में क्या करेंगे? 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालेंगे। 100 ग्राम जल लेंगे। कितना? 100 ml का जल लेंगे। इसमें क्या करेंगे? 2 ग्राम क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट डाल देंगे। क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट डाल देंगे। तो जो सोल्यूशन तैयार होगा वो क्या होगा? कॉपर सल्फेट विलयन बोला जाएगा। उसके आगे ये तो हमारा दूसरा कॉपर सल्फेट यूज कर लिए। अब हमको कास्टिक सोडा का विलयन बनाना है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें देखिए 100 ml जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा डाल देंगे। 100 ml जल लेंगे और क्या करेंगे? 10 ग्राम कास्टिक सोडा डाल देंगे। तो हमारा क्या होगा? कास्टिक सोडा विलयन तैयार हो जाएगा। ये तीन चीजें समझिए। तीन चीजें हम यहां पे देखिए क्या क्या बोले हैं, क्या क्या बोला गया, ध्यान से देखिए। तीन चीजें हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे जो भोजन होते हैं उसमें कौन से मुख्य घटक होते हैं उनको बता दिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा, लिपिड और उसके साथ साथ मिनरल्स होते हैं, विटामिन। तो उसके साथ जल और रुक्षांश भी पाए जाते हैं। इतनी चीजें होने के साथ साथ हम कौन से भोजन में कौन सा कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में है
उसको हम क्या करेंगे टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आयोडीन लेंगे, आयोडीन के साथ कॉपर सल्फेट और क्या कास्टिक सोडा लेंगे। तो इन सब को यूज करने के सबसे पहले क्या करेंगे विलयन बनाएंगे। यूज करने के लिए क्या करेंगे विलयन बनाएंगे, पहले आयोडीन का तनु विलयन बनाएंगे, क्या सबसे पहले क्या डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे किसका आयोडीन का। उसके बाद क्या करेंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे। आयोडीन का सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे हम पानी में क्या करेंगे, हम पानी में क्या करेंगे आयोडीन टिंचर आयोडीन को डाल देंगे। टिंचर आयोडीन डालने से क्या होगा हमारा ये सॉल्यूशन मिल जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन किसका आयोडीन का। दूसरा क्या करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे 100 ml जल में 2 ग्राम क्या करेंगे कॉपर सल्फेट डालेंगे। 100 ml जल में क्या करेंगे 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल देंगे तो हमारा क्या होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। उसके साथ तीसरा हम क्या करेंगे अब कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाएंगे। कास्टिक सोडा सॉल्यूशन बनाने क्या करेंगे 100 ml जल में 10 ग्राम क्या करेंगे कास्टिक सोडा को डालेंगे तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन होगा। ओके ये समझ में आ गई। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए सबसे पहला हम परीक्षण जो करने चल रहे हैं ये हमारा स्टार्च है। क्या है स्टार्च का सॉल्यूशन, स्टार्च का परीक्षण करेंगे कि किस भोजन में स्टार्च पाया जाता है। इसमें क्या करेंगे परीक्षण के लिए हम क्या करेंगे खाद्य पदार्थ लेंगे, कुछ कच्चा रॉ मटेरियल लेंगे, कच्ची पदार्थ लेंगे जिसमें क्या हो अब हम क्या स्टार्च का टेस्ट करने चल रहे हैं तो क्या उसमें स्टार्च है कैसे पहचानेंगे। उसमें क्या करेंगे जो रॉ मटेरियल हम भोजन लेंगे या खाद्य पदार्थ लेंगे इसमें क्या करेंगे जो आयोडीन का हम लोग सॉल्यूशन बनाए थे डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाए थे उसको क्या करेंगे उसकी 2 या 3 बूंदे डालेंगे। अगर 2 या 3 बूंदे डालने के बाद वो जो जिसपे हम डालेंगे जो खाद्य पदार्थ पे कंपोनेंट पे अगर वहां पे नीला या काला रंग आ जाएगा या कलर में क्या होगा वहां पे नीला या काला हो जाएगा तो ये हो जाएगा कि क्या है ये जो कंपोनेंट या जो भोजन है इसमें क्या है स्टार्च पाया गया। क्या किया गया जो हम भोजन लेंगे खाद्य पदार्थ लेंगे इसमें क्या करेंगे 2-3 बूंदे किसकी डालेंगे जो हम अभी सॉल्यूशन बनाए थे किसका आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाए थे उसकी 2-3 बूंदे डालेंगे। 2-3 बूंदे डालने के बाद अगर वो नीला या काला कलर देता है तो क्या होगा उस भोजन में किसका उपस्थिति होगा मंड या स्टार्च पाई जाएगी। ठीक है चलिए आगे बढ़िए। चलिए आगे देखिए अगला स्लाइड में इसमें हम क्या करेंगे प्रोटीन का परीक्षण करेंगे। अब प्रोटीन को पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे प्रोटीन पहचानने के देखिए सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है सोयाबीन पाई जाती है। तो हम अगर उसको पहचानना उसको उसमें हम उसकी टेस्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे सबसे पहले जो सोयाबीन या कुछ होगा उसका क्या करेंगे हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद उसको क्या करेंगे उसमें कुछ 10 बूंदों तक 10 बूंद क्या करेंगे जल डाल देंगे। जल डालने के बाद हम क्या करेंगे अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए उसको हम ड्रापर की सहायता से परख प्रणाली में क्या करेंगे कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन बनाया उसको क्या करेंगे 2 बूंदे क्या करेंगे कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे 10 बूंद क्या करेंगे जो कास्टिक सोडा का विलयन बनाया गया था उसको डालेंगे। 2 बूंद क्या होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का विलयन डालेंगे और क्या होगा 10 बूंद क्या करेंगे कास्टिक सोडा सॉल्यूशन का विलयन डालेंगे। जो अभी हम क्या किए जिसको हम क्या करेंगे मान लीजिए जिसका हमको टेस्ट करना है सबसे पहले क्या करेंगे उसको हम क्या करेंगे पीस लेंगे या तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद उसमें क्या करेंगे 10 बूंद क्या करेंगे जल मिलाएंगे। जल मिलाने के बाद उसको उसमें क्या करेंगे 2 बूंद क्या करेंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो बनाया था उसको डाला जाएगा। उसके बाद 10 बूंद क्या करेंगे ये कास्टिक सोडा का जो सॉल्यूशन बनाया गया था इसको डाला जाएगा। अब क्या होगा इसको डालने के बाद उसमें क्या होगा पर्पल कलर आएगा। कैसा आएगा बैगनी रंग आ जाएगा। ये देखिए कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब ये इसमें क्या हुआ वो रॉ मटेरियल ले लिया गया। रॉ मटेरियल को हम लोग क्या किए उसको पीस लिए हैं उसमें क्या किए 10 बूंद पानी ना के इसमें क्या करें इसमें डाल देंगे। अब 2 बूंद हम क्या करेंगे कॉपर सल्फेट का डाल दिए और 10 बूंद किसका डाल दिए इसका कास्टिक सोडा का 10 बूंद डालने के बाद अगर यहाँ पे क्या होगा पर्पल कलर या बैगनी कलर आ जाएगा तो क्या होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा वो जो कंपोनेंट था वो जो भोजन पदार्थ था उसमें क्या हो गया अगर बैगनी रंग आ गया तो क्या होगा वहां पे जो कंपोनेंट था वो क्या होगी वो प्रोटीन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है 2 पेज बढ़े। अब वसा का हम परीक्षण करेंगे। वसा का परीक्षण सबसे सरल है। हम कभी क्या करते हैं हम खाना खाते हैं। खाना हम क्या करें थोड़ा सा एक पेज लीजिए पन्ना लीजिए जिसपे लिखते हैं उस पर क्या करिए भोजन रख दीजिए उसके बाद भोजन गिरा दीजिए। तो अगर भोजन में आयल होगा तो उसमें देखिए कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंसी होती तो हम पेज के इस पार उस पार देख सकते थे। हम उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं जिसमें हम इस पार उस पार नहीं देख पाते लेकिन ऐसा लगता
लगता है कि वहां क्या होगा, हल्का हो गया, कि इस बार हम उस पर क्या करते दे सकते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, ट्रांसलूसेंट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, तेल का परीक्षण ऐसे ही करते हैं। जिस भी भोजन में अगर आयल या वसा पाया जाएगा तो क्या होगा, कागज पे क्या होगा, कागज पे क्या होगा, तेल का धब्बा हो पड़ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि उस भोजन में या उस पदार्थ में क्या वसा पाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां थोड़ा सा देख लीजिए, आयल पैच ऑन द पेपर सो दैट फूड आइटम कंटेन फैट। अगर क्या होगा, अगर पेपर पे क्या होगा, आयल का पैचेस पाया जाएगा तो वहां उस फूड में क्या होगा, फैट पाई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे समझते हैं। चलिए, इसमें कुछ नोट्स दिया गया है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर का ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट दो चीज क्या करता है, ये ऊर्जा, यहां से क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। देखिए यहां पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जबकि प्रोटीन क्या करता है, ये हमारे शरीर को क्या करती है, ग्रोथ करने में या हमारी बॉडी बिल्डिंग को तैयार करने में मदद करती है। आगे देखिए, वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की जो समान मात्रा होती है वो हमें ज्यादा ऊर्जा देती है। देखिए, अगर हम जितना मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लें, अगर उतनी ही मात्रा में क्या लें, वसा लें, फैट लें, तो क्या होगा, जो फैट होगा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा क्या करेंगे, ज्यादा एनर्जी देगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो फैट होती है, वसा होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के अगेंस्ट क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यहां देखिए लिखा भी है, कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऊर्जा देता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, यहां पे देखिए वसा और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ऊर्जा देने वाला भोजन होता है। ठीक है, जिसमें वसा क्या करता है, ज्यादा ऊर्जा देता है। किसके साथ, अगर हम दो को कंपेयर करें, कार्बोहाइड्रेट और फैट को, तो कौन ज्यादा देगा, वसा ज्यादा देता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखिए कुछ कंपोनेंट्स, कुछ स्रोत दिए गए कार्बोहाइड्रेट को। यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पाया था, मक्का में पाया जाएगा, आम में, तरबूज में, पपीता में, गन्ना में, आलू में, शकरकंद में, गेहूं में, चावल में और बाजरा में, इन सब में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। और देखिए यहाँ कुछ फैट के दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ प्लांट के बारे में दिएगा, प्लांट से कहाँ से हम क्या करते हैं, फैट अपटेंड करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं। और यहाँ क्या होगा, यहाँ एनिमल्स, यहाँ देखिए फैट, मूंगफली का तेल हम लोग यूज करते हैं, मूंगफली का, सोयाबीन का, गरी का, तिल का, सरसों का, इन सब का क्या करते हैं, फैट या ऑयल तेल यूज करते हैं। ये फैट का क्या, प्लांट से प्राप्त होने वाला है। ये देखिए, ये क्या कुछ यहाँ पे क्या है, एनिमल से प्राप्त होता है, मछली है, मांस है, घी है, दूध है, मक्खन है, ये सब कहाँ होता है, क्रीम है, अंडा है, ये सब क्या है, यहाँ भी क्या होता है, ऑयल पाया जाता है या फैट पाया जाता है, जो क्या एनिमल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे समझिए अगला स्लाइड क्या कह रहा है। अब देखिए अगले स्लाइड को थोड़ा समझते हैं, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए अब प्रोटीन के बारे, अब तक हम कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में पढ़ लिए हैं, अब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन क्या है, ये इसकी आवश्यकता कहां पर होती है, शरीर वृद्धि या स्वास्थ्य रखने के लिए होती है। इसको कहां पे हम यूज करते हैं, ये हमारे शरीर की वृद्धि करेगी और हमारे शरीर को स्वास्थ्य करेगी। अगर हम क्या करेंगे, अगर प्रोटीन नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा, क्वायसरकोर या मेरेस्मस हो जाता है। अगर प्रोटीन की शरीर में हमारे कमी होगी तो क्या होगी, क्वायसरकोर या फिर मेरेस्मस रोग हो जाता है। तो प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर को क्या करेगी, वृद्धि करेगी और स्वस्थ रखने में मदद करती है। इसके साथ साथ विटामिन क्या करेगी, विटामिन की देखिए हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में यूज होता है। विटामिन क्या करती है, हमारे शरीर की क्या करती है, रक्षा करती है। अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमारी आंख, अस्थियां, दांत, मसूड़ों में जो स्वास्थ्य होता है उसमें क्या होती, कमी आ जाएगी। ये सब क्या होती है, विटामिन की यूज क्या होता है, ये हमें अल्प मात्रा में चाहिए होता है। ये सब हमारे आंख, कान, नाक, मसूड़ों, इन सबको क्या करता है, स्वस्थ रखता है। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो इनसे क्या हो जाएगी, रोग हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विटामिन के कुछ नाम दिए गए हैं और विटामिन के बारे में कुछ बताया गया है। विटामिन ए, बी, सी, डी एंड ई, के, ये हमारा क्या होता है, विटामिन हो गए। कौन कौन सा, ए, बी, सी, डी, ई और के, ये क्या हो गया, 6 विटामिन हो, 6 विटामिन हो गई। क्या कौन, ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, इसमें से बी वाला जो होता है, इसमें से बी कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें भी क्या होता है, 8 प्रकार के क्या होते हैं, इसके भी 8, ये कॉम्प्लेक्स होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें क्या होता है, 8 B1, B2, B3, B5, B6, ऐसे क्या होता है, 8 पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, किसकी, विटामिन की। विटामिन ए क्या करती है,
त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखती है, जबकि विटामिन सी क्या करती है, ये रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। और विटामिन डी क्या करती है, अस्थियों और दांतों को के लिए क्या होता है, कैल्शियम उपयोग करने में हमारा क्या होता है, सहायता करता है। अब इसको समझिए, ये क्या होता है, विटामिन ए क्या करती है, आंखों और त्वचा को क्या करता है, स्वस्थ रखती है, जबकि विटामिन सी क्या करती है, रोग से लड़ने में सहायता करती है, जबकि विटामिन डी क्या करती है, हमारी हड्डियां होती है और दांतों को क्या करती है, स्वस्थ बनाए रखती है। ठीक है, और विटामिन क्या होती है, हमेशा कम मात्रा में इनके क्या होते हैं, अल्प मात्रा यूज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का स्लाइड क्या कहता है, हमारे शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होती हैं उनकी भी आवश्यकता होती है, जिनकी क्या होती है, अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। क्या होती है, अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। क्या होता है, एक भोजन में क्या एक से ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होता है, दूसरे पोषक तत्वों के अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। चावल में क्या होता है, अन्य भोजन के अपेक्षा चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होता है। चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। क्या होता है, चावल में काफी मात्रा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इन पोषक के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे, अब ये से देखिए वहां पे पहले ही बताए थे, आहारी रेशे जो हम लोग क्या बोलते हैं, रुक्षांश बोलते हैं, और जल की भी आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन वसा के साथ साथ क्या होती है, हमारी शरीर को किसकी आवश्यकता होती है, आहारी रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। देखिए आहारी रेशे क्या होती हैं, आहारी रेशे जो होती हैं उनका पाचन नहीं होता, वो क्या करते हैं, पाचन में हेल्प करती हैं। आहारी रेशे जैसे समझिए, हम सलाद खाते हैं, सलाद खाने से क्या होता है, वो कहते हैं कि सलाद खाएंगे डाइजेशन अच्छा होगा, वो क्या करेगा, और जो चीजें खाए रहते हैं उसका डाइजेशन कराता है, जबकि वो डाइजेस्ट नहीं होता अच्छे से, जबकि वो क्या करता है, वो दूसरे को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसी को हम लोग आहारी रेशे बोलते हैं। ठीक है, और जल की भी आवश्यकता होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या हैं, जो अन्य होते हैं, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां, ये क्या है, रुक्षांश है। रुक्षांश हमारे शरीर में क्या करता है, पोषक प्रदान नहीं करता, कोई वो न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, जबकि फिर भी यह हमारे शरीर को क्या करता है, भोजन की आवश्यक अवयव है। क्या ये भोजन का आवश्यक कंपोनेंट है, जबकि ये क्या करता है, ये कोई भी पोषक या एनर्जी या कुछ ये करता नहीं, सिर्फ क्या है, फिर भी इसकी क्या है, हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जल, अब जल के बारे में, ये तो हम रुक्षांश वाले पढ़ ले, अब जल के बारे में पढ़ लेते हैं। जल क्या है, जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित और करने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है, सहायक होती है। और जल क्या करता है, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जल का काम क्या होता है, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उनके साथ क्या करता है, जल वो जब निकलेगा तो उसके साथ क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ, जैसे समझिए मूत्र के साथ या पसीने के साथ क्या होता है, जो हमारे शरीर में कंपोनेंट जो ज्यादा होता है या उनको क्या करता है, साथ में निकाल दे। जैसे देखिए कभी पसीना निकलता है तो देखिए पसीने में क्या होता है, कपड़े पे क्या होता है, देखिए सफेद सफेद पड़ जाता है, उसके साथ क्या होता है, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा ज्यादा रहती है तो क्या पसीने के साथ बाहर निकल जाती है। ऐसे मूत्र के साथ ढेर सारे जो एलिमेंट हैं हमारे शरीर में जो ज्यादा रहते हैं उनको क्या होता है, वो उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, किसकी सहायता से, जल की सहायता से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए। अब देखिए संतुलित आहार क्या होती है। संतुलित आहार देखिए, हम जो दिन भर में खाते हैं, अगर वो उसमें क्या होगा, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। पूरे दिन भर में जो कुछ खाते हैं उसे आहार कहते हैं, उसको संतुलित आहार नहीं कहते, सिर्फ क्या कहते हैं, आहार कहते हैं, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो न ही कम हो, और हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और हमारे शरीर में क्या हो, अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश, जल और जितना हमको पोषक तत्व की आवश्यकता, देखिए जितना हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता है न तो उससे ज्यादा होना चाहिए न तो उससे कम होना चाहिए, उसके साथ साथ रुक्षांश भी हो, जल भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलेंगे या बैलेंस डाइट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, बैलेंस डाइट बोलेंगे या संतुलित आहार। जो कुछ भी हम खाते हैं उनको क्या बोला जाता है, आहार बोला जाता है। और जो हम खाएंगे उसमें बहुत सारे हमको क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर जितना हमको पोषक तत्व की जरूरत है, अगर उतना पोषक तत्व हम उस भोजन में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, संतुलित आहार। जो आहार हम ले रहे हैं अगर उसमें हमको जिस कंपोनेंट की जरूरत है, अगर वो उसमें सारे कंपोनेंट्स हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, संतुलित आहार बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए जो ये सब्जियों और फलों की त्वचा में क्या होती है, त्वचा में भी कई महत्वपूर्ण विटामिन या खनिज लवण होते हैं। जो सब्जियां होती हैं या तो चावल होता है, उनको बोला जाता है कि ये धोना नहीं चाहिए, उसको उतारना नहीं चाहिए। उसमें भी क्या होती है, बहुत सारी सब्जियों की त्वचा में भी क्या होती है, महत्वपूर्ण खनिज या विटामिन होती हैं। ठीक है, खनिज लवण होती हैं या विटामिन होती हैं, जिनको बार बार धोने पे, चावल और दालों को बार बार धोने पे क्या होती है, विटामिन की और कुछ खनिजों को क्या क्या अलग हो जाते हैं, अलग हो सकते हैं। जब हम दाल या चावल को बार बार धोते हैं तो उसमें क्या होती है, बहुत सारे विटामिन या खनिज लवण होते हैं जो क्या करते हैं, पानी के साथ क्या होता है, अलग हो जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। पकाने में विटामिन, देखिए अगर हम हमारे खाने में अगर विटामिन सी होगा, अगर उसको क्या करेंगे, पका देंगे तो क्या होगी, वो क्या उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, नष्ट हो जाएगी। आगे समझिए। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण होता है। अगर भोजन में क्या होगा, ज्यादा फैट होगा तो क्या होगा, वो आदमी क्या हो जाएगा, मोटा ताजा हो जाएगा, हिस्ट पुष्ट नहीं, मोटा ताजा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर है, इनको क्या है, इनके भोजन में बहुत ऑयली खाते हैं, समोसा टिक्की ये सब बहुत ज्यादा खाते हैं, इनके भोजन में क्या हो जाता है, आयल की मात्रा ज्यादा होती है तो वो क्या होते हैं, मोटे हो गए हैं। अब देखिए अगर विटामिन सी किसी भोजन में है, अगर उसको हम गर्म कर देंगे तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, विटामिन सी की जो लक्षण होती है वो क्या नष्ट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते, एक या अधिक पोषक तत्वों की अभाव हमारे शरीर को रोग या विकृतियां उत्पन्न करती है। अगर हमारे शरीर में क्या होगी, किसी भी पोषक तत्व की किसी भी चीज की जरूरत होगी तो उससे क्या होगी, रोग उत्पन्न हो जाएगी। अगर वो कंपोनेंट काफी समय तक, काफी लंबे समय तक अनुपस्थित रहा तो उस रोग से क्या, अभाव जन्य रोग हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। अगर कोई जो पोषक तत्व है हमारे शरीर में नहीं पाया गया तो उसको क्या होगा, रोग होगा। अगर वो पोषक तत्व काफी समय तक नहीं पाया गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभावजन्य रोग बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रोटीन नहीं ले सकता, समझिए, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले सकता तो उससे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, जैसे वो विकास नहीं करेगा, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेचिश आदि चीज हो सकती है। क्या क्या, अगर पर्याप्त मात्रा में भोजन में क्या प्रोटीन नहीं हो तो क्या क्या हो सकता है, हमारा विकास रुक जाएगा, हम ग्रोथ नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट है। प्रोटीन को क्या होता है, गया बॉडी को क्या करता है, और शरीर को क्या करता है, वृद्धि करता है, बढ़ाता है। तो ये क्या करे, उसकी अगर उसकी कमी होगी तो क्या होगा, अवरुद्ध हो जाएगा क्या, वृद्धि। चेहरे पे क्या होगा, सूजन रहेगा, चेहरा क्या होगा, सूजा सा रहेगा। बालों के रंग का उड़ना, बाल क्या होगा, घुघराले हो जाएंगे, ब्लैक होना चाहिए तो क्या होगा, घुघराले हो जाएंगे। तो त्वचा की ढेर सारी बीमारियों के साथ साथ पेचिश आदि हो जाते हैं। ठीक है, अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित है तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी वृद्धि पूरी तरह रुक जाएगी। अगर भोजन में क्या होगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट काफी लंबे समय तक क्या अनुपस्थित रहेगा तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ पूरी तरह से क्या होगी, रुक जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विटामिन सी, विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी होती है जिसको छिड़ता दृष्टिहीनता बोला जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बेरी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाती है। कैल्शियम की कमी से क्या आ गई, हमारी अस्थियां और दांत अस्थियां जो होती है कमजोर हो जाती है और दांत का क्या होता है, क्षय होना। और विटामिन की आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाटर हो जाता है, जो यहाँ क्या रहता है, फूला रहता है। और लोहा से क्या होता है, अरक्तता मतलब एनीमिया हो जाता है, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया हो जाता है। ब्लड की कमी, आयरन कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये समरी है, थोड़ा समरी को समझ लेते हैं। समरी में क्या बोला गया, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होते हैं। और आगे पढ़िए, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर का मुख्य रूप से ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या है, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देने का काम करता है। प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर में वृद्धि और सुरक्षा प्रदान करते हैं। चलिए विटामिन क्या करती है, हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करती है। विटामिन सी क्या करती है, हमारे शरीर को, विटामिन क्या करती है, हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करती है। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए क्या होता है, सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं और रुक्षांश और जल की भी क्या होती है, उचित मात्रा पाई जाती है। किसमें, संतुलित आहार में।
ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, विकार हो जाएगा, विकार उत्पन्न हो जाएगा, या क्या न्यूनता रोग बोल डिफिशियंसी डिजीज कहेंगे। ठीक है, अगर काफी समय तक कोई हमारे भोजन में क्या अनुपस्थित रहेगा तो क्या ये न्यूनता रोग या डिफिशियंसी डिजीज बोल दिया जाएगा, विकार बोल दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलिए ये हमारा दूसरा चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 2 हो गया। ये हमारे आसपास की वस्तुएं, हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वस्तुओं की विविधता, हमारे अगल बगल आसपास बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती है, वो कौन सी वस्तुएं हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं, जैसे भोजन, कपड़े, फर्नीचर, खिलौने आदि। ये वस्तुएं आकार, रंग और उपयोग में भिन्न होती हैं। ये क्या करते हैं, जितने भी वस्तुएं होती है सब अलग अलग होती है, कोई आकार में भिन्न है, कोई रंग में भिन्न है, कोई ठीक है कोई उपयोग में भिन्न है। आगे समझिए अगला क्या बोल रहा है, वस्तुओं का समूह बनाना। अब वस्तुओं का समूह बनाएंगे, किसी को रंग के आधार पे बना देंगे, ये चीज लाल है इसको अलग रखिए, और ऐसे क्या करेंगे, कोई भी ये स्क्वायर है इसको अलग करिए रंग के उपयोग के आधार पे। कोई हम क्या करते हैं भोजन के लिए यूज करते हैं, कोई मकान बनाने के लिए यूज करते हैं। इन सब बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो क्या करेंगे, हम उसका समूहीकरण कर देते हैं। चलिए आगे पढ़िए, अगला क्या बोल रहा है, प्रयुक्त सामग्रियां। वस्तुओं को बनाने में सामान्यतः प्रयुक्त सामग्रियों में कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, कपास, कागज, मिट्टी में शामिल होती मटेरियल मिट्टी शामिल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी बातें समझ में आ गई। सामग्रियों का समूह बनाना, सामग्रियों का क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। अब सिस्टमेटिक ग्रुपिंग, जिसमें क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, अरेंज करेंगे, क्या स्टेप बाय अरेंज करेंगे। वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित रूप से क्या करते हैं, समूहबद्ध किया जाता है, ताकि उसका अध्ययन और पता लगाने में क्या आसान हो सके। हम देखिए समूह जो बनाते हैं, किसी भी चीज को क्या करते हैं, समूह जब बनाते हैं, समूह क्यों बनाया जाता है, ताकि हम क्या करें, जब समूह बना लेंगे तो ढेर सारी चीजें का एक उसका क्या होता है, प्रॉपर्टी मिलती रहेगी, उसके गुण मिलते रहेंगे, तो उनको क्या करते हैं, एक ग्रुप में बना लेंगे तो उनके कुछ गुण पढ़ लेंगे, तो उस ग्रुप में जितने भी मेंबर होंगे उनकी क्या सबकी गुण पढ़ ली जाती है। तो हम क्या करते हैं, जो वस्तुओं को ग्रुप बनाते हैं उनके गुणों के आधार पर बनाते हैं, ताकि हम क्या करें, उसका अध्ययन और पता लगाने में क्या आसान हो सके। चलिए समूह बनाने वाले उदाहरण की तरफ चलते हैं। कागज या लकड़ी से बनी वस्तुएं, जैसे पेपर और वर्ड से, जैसे समझिए खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाले, कैसे क्या करते हैं हम समूह बनाने में, क्या करें, कागज से बनी वस्तुओं को अलग बना सकते हैं, लकड़ी से बनी वस्तुओं को, ऐसे खाना बनाने वाले वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये सारे क्या है, देखिए क्लास 6 में बहुत कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, बहुत बस ऐसे जनरल चीजें हैं, लेकिन पढ़ना तो है ही, पढ़ना है, इसलिए 7 और 8 में अच्छी अच्छी चीजें दी गई, लेकिन यहाँ पे भी हैं सब, यहाँ पे क्या जनरल चीजें हैं जो हमारे आसपास रहती हैं, और ऐसे ही चीजें दी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे चारों तरफ वस्तु अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। हमारे जो चारों तरफ वस्तुएं पाई जाती क्या होती है, वो अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। किसी दिए गए पदार्थ में बहुत सी उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। केवल क्या एक पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है, उसको विभिन्न क्या कहते हैं प्रकार पदार्थों में बनाया जा सकता है। ये हमारा समरी है, जो अभी तक हम लोग पढ़े उसका समरी है। जैसे यहाँ पे देखिए गया कांच, ये सब चीजें दी गई हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर हमारा तीसरा चैप्टर क्या बोल रहा है, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, क्या क्या वस्तुओं का पृथक्करण, वस्तुओं का क्या करेंगे। अब हम क्या किए हैं, वस्तुओं को समझ लिए हैं, वस्तुओं विविधता देख लिए, वस्तु कैसे कैसे क्या क्या पाई जाती है, उनको ग्रुप बना सकते हैं, तो उनको क्या करेंगे, अब पृथक करेंगे, अलग करेंगे। किनको, वस्तुओं को। इनका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। देखिए सेपरेशन प्रोसेस आर यूज टू डेली लाइफ, जो प्रतिदिन के लाइफ में क्या है यूज करने वाले हैं, उनको हम क्या करते हैं, सेपरेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। सेपरेट यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर, सेपरेशन में क्या करते हैं, जो मिक्सचर होता है उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए हम किसी चीज को अलग कर रहे हैं, एक हमारा मिक्सचर एक कंपोनेंट है, उसमें से क्या करेंगे, उसमें से जो हमारे लाइफ में यूज करने वाला सब्सटेंस उसको क्या करेंगे, सेपरेशन प्रोसेस से क्या करेंगे, अलग करेंगे। जैसे समझिए हम समझिए जैसे चाय है, चाय में से हमको चाय अगर बना है तो उसमें क्या होगा, चाय पत्ती, अदरक, बहुत सारी चीजें होंगी,
तो उसमें से हमको जो यूज करना है, जो हमारे लाइफ में क्या है, हमारे डेली लाइफ में यूज करना है, उसको सेपरेशन प्रोसेस से क्या करेंगे, वो जो मिक्सचर, चाय वाला मिक्सचर, उसमें से क्या करेंगे, जो सेपरेट यूजफुल सेपरेट है उसको क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। इस यहाँ देखते हैं जैसे चाय पत्तियों को चाय की तरल छन्नी द्वारा क्या करते हैं, छन्नी द्वारा अलग कर लेते हैं। जैसे दूध से क्या कर, दूध या दही से क्या करते हैं, मक्खन को मथ के अलग कर लिया जाता है, ठीक है। मक्खन को क्या करते हैं, मथने के बाद क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ये सब क्या है, ये सेपरेशन का क्या है, वस्तु को सेपरेट किया जाता है। किसके आधार पे, जो डेली लाइफ है, वो जो मिक्सचर है उसमें क्या करते हैं, सेपरेशन प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, सेपरेशन। तो सेपरेशन प्रोसेस को आगे समझते हैं। सेपरेशन प्रोसेस देखिए, यहाँ पे क्या कर, केतली से क्या कर रहा है, चाय को छान लिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, दही से क्या कर रहा है, मक्खन को निकाल लिया जाता है। ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पे देखिए संघनन किया जा रहा है। यहाँ पे जो वाष्प निकल रहा है उसको क्या, उसको वाटर में चेंज किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए वो लगाया है प्लेट, और प्लेट से क्या होगा, वाष्प यहाँ से टकरा क्या, बूंद बन के यहाँ गिरता जा रहा है। और यहाँ पे देखिए विनोइंग हो रहा है। ये क्या कर रहा है, यहाँ गेहूं के कुछ गेहूं है, उसमें कुछ कंकड़ है, गेहूं या चावल, उसमें कंकड़, उसको क्या कर रहा है, हाथ से निकाल दे रहा है, हैंड मेकिंग के द्वारा क्या कर, वो बाहर निकाल दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब पृथक्करण या सेपरेशन के रीजन, कारण देखिए क्या है, क्यों इसको सेपरेट किया जाता है, क्यों किया जाता है, रिमूव हार्मफुल या नॉन यूजेबल सब्सटेंस को क्यों पृथक किया जाता है। जो भी हमारा मिक्सचर है, जो भी हम गेहूं चावल है, तो उसमें से क्या करते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है, या जो यूजफुल नहीं है, उसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। उपयोगी तत्वों के आधार पर उपयोग के लिए अलग करना ही क्या है, हमारा सेपरेशन बोला जाता है। अब देखिए सेपरेशन में हम कुछ समझिए, यहाँ पे एक एग्जांपल भी किया, रिमूविंग स्टोन फ्रॉम द राइस बिफोर कुकिंग। हम क्या करते हैं, खाना बनाने से पहले क्या करते हैं, जो हम चावल लेते हैं, चावल में जो कंकड़ पत्थर रहता है उसको क्या कर लेता है, अलग कर लेता है। पृथक्करण की विधियां थोड़ा समझ लेते हैं। पहला विधि का क्या है, हैंड पिकिंग। हैंड पैकिंग में क्या करते हैं, हाथ से चुनना। हाथ से चुनने में क्या होता है, जैसे हम गेहूं चावल दाल से क्या करते हैं, कंकड़ या भूसा को क्या करते हैं, अन्य अनाज से क्या करते हैं, उसको वहां से निकाल देते हैं। इसमें क्या यूज ऑफ सेपरेशन स्लाइटली लार्ज साइज इम्प्योरिटी। देखिए गेहूं चावल होता है तो उसमें क्या है, जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, जो भी भूसा उसा होता है, उसको क्या कहते हैं, हाथ से उठा के क्या अलग कर लिया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख समझ लिए। गेहूं चावल दाल में से क्या करते हैं हम, भूसा या कंकड़ को क्या करते हैं, आसानी से क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा थ्रेसिंग है। थ्रेसिंग है जिसमें हम क्या करते हैं, झाड़ना बोलते हैं। झाड़ना में झाड़ने को समझिए, जैसे अनाज का पूरा पेड़ रहता है, जैसे डंठल रहता है, जैसे धान की पूरे पेड़ है, उसमें धान भी है और उसके क्या है, डंठल भी, स्टेम भी है। तो वहाँ स्टेम से अनाज को अलग करना है, क्या बोला, झाड़ना या थ्रेसिंग बोला जाता है। यहाँ देखिए यहाँ देखिए, यूज टू सेपरेट ग्रेन्स सीड फ्रॉम द स्टाल्क। जो स्टाल्क होता है, जो टहनी होती है या जो तना होता है, उससे क्या करते हैं हम, अनाज को अलग करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, झाड़ना या थ्रेसिंग बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं, गेहूं या धान को डंठल से बीज निकाले जाते हैं। गेहूं या धान का जो डंठल होता है वहां से क्या करते हैं, बीज को निकाल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल यहाँ कुछ देख लीजिए। यहाँ एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, सेपरेशन गेन्स फ्रॉम द व्हीट आर फेड स्टाल। जो यही है, गेहूं या धान के क्या करता है, डंठल से क्या करते हैं हम, गेहूं या धान को निकाल लेते हैं। चलिए अगला है विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, अनाज से भूसा उड़ाना। विनोइंग में क्या होता है, हाँ पंखा चला लेते हैं या हवा चलता रहता है, उससे क्या करते हैं, जैसे देखिए धान या गेहूं को हम पहले क्या करते हैं, थ्रेसरिंग करते हैं। थ्रेसरिंग मतलब गांव में देखिए पीटा जाता है, पीट के क्या करता है, धान को अलग कर लिया जाता है। धान को अलग करने के बाद भी उसमें क्या इम्प्योरिटी रहती है, उसमें कुछ न कुछ मिला रहता है, तो उसको क्या करते हैं, हवा या फैन या कुछ चला के हवा चलता रहता है, उसको क्या करते हैं, उसको गिराने के बाद क्या होता है, जो हल्की चीजें होती है वो उड़ के बाहर चली जाती है, जो भारी चीजें होती है वो वहीं पे गिर जाती है। तो वो हम इसको क्या करते हैं, विनोइंग बोला जाता है, या अनाज से भूसा को उड़ाना बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, यूज टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम द हेवियर सीड्स। अब सीड जो होता है वो वजन होता है, वो वहीं पे गिर जाता है। जो लाइटर जो हल्के वस्तुएं होती है वो क्या होता है, थोड़ा सा पार्टिकल वहां से अलग होकर क्या होता है, दूर गिर जाती है। जैसे समझिए भूसे को अनाज से भारी बीजों से अलग करना है। जैसे समझिए यहाँ भूसे को हम अलग करते हैं, जैसे गेहूं हुआ या धान हुआ, उसमें अगर भूसा मिला है तो क्या करते हैं, हम फैन से हवा देकर के उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। ये देखिए हमारा थ्रेसरिंग है। ये देखिए ये कौन है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, क्या कर रहे हैं, ये देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर देख लें। ये देखिए यहाँ पे क्या करें, ये पटिया रखे हैं,
अब हमारे यहाँ गांव में क्या करते हैं, तख्ता या खटिया रख के उस पर क्या करते हैं, पटरी लगा करके धान को ऐसे क्या कर लिया था, अलग कर लिया। ये डंठल है, इसमें धान लगे हैं, इनको पीट पीट के क्या कर लिया था, अलग कर लिया था। किसके द्वारा, थ्रेसरिंग के द्वारा। ऐसे हम गाँव गेहूं को भी क्या करते हैं, थ्रेसरिंग के द्वारा अलग कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हवा की दिशा इधर से इधर चल रही है, ये क्या हो रहा है, ये निष्वादन हो रहा है। ये देखिए ये विनोइंग हो रहा है। विनोइंग में क्या होता है, ये डलिया है, डलिया में क्या है, ये गेहूं है या धान है, इसमें क्या होता है और सारे इसमें क्या है और सारे भूसा उसा रहता है। तो इसको क्या करते हैं, हवा चल रहा है और दाना क्या है यहाँ पे गिर जा रहा है और क्या उसमें से भूसा अलग हो जा रहा है। ये या तो सूप समझिए, ये क्या है, सूप दिखाया गया यहाँ पे। ये एनसीईआरटी की पिक है, ये ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया है क्लास 6 के। ये सूप है, सूप ली है, इसमें से क्या करते हैं, ये दाना को गिरा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये अनाज है और ये क्या भूसा क्या हो रहा है, इधर अलग होके इधर गिर जा रहा है। वो सूप नहीं है, वो खाने वाला सूप नहीं है, ये वो पात्र है जिसमें हम क्या करते हैं, चावल वाल को क्या करते हैं, चावल से हम कंकड़ उंकड़ को अलग करते हैं। वो सूप नहीं है। ये जो हम लोग सूप यूज करते हैं उसमें किस, हाँ वो सूप पीने वाला चाउमीन वाला सूप नहीं है। ये कौन सा सूप है, डलई समझ लीजिए, डलई, हाँ टोकरी समझ लीजिए बस। ठीक है, सीबीएसई वालों को नहीं समझ में आएगा सूप, ये दूसरी सूप समझ लेंगे कि ये तो पीने वाला सूप है, लेकिन यहाँ तो यूज हो रहा है दूसरे में। ठीक है, ये डलिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब छानना या सीविंग के बारे में समझते हैं। ये बहुत कुछ इसमें है नहीं। आटे को क्या किया जाता है, हम आटा को छानते हैं, उस आटा को क्या करते हैं, छन्नी की मदद से क्या करते हैं, आटे को क्या करते हैं, छान लेते हैं। ऐसे ही भूसे को अलग कर लिया जाता है छन्नी में। सीविंग में जाना जाता है, जानते हैं ना, सेडिमेंटेशन या डिकेटेशन में, अवसादन या निस्तारण में समझिए। क्या अवसादन क्या है, क्या निस्तारण है। सेडिमेंटेशन और डिकेटेशन में समझ लीजिए, डिकेटेशन में अवसादन या निस्तारण समझिए। इसमें समझिए हम क्या करते हैं, अवसादन सेडिमेंटेशन समझिए, जैसे समझिए हम चावल को धोते हैं, चावल को खाना बनाने के पहले कुकिंग करने जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, चावल को धोते हैं। तो चावल में क्या होता है, जो लगा रहता है वहाँ पे कुछ भी लगा रहता है, तो क्या करते हैं उसमें पानी डालते हैं। पानी की सहायता से क्या होता है, जो उसमें अगल बगल कुछ लगा रहता है वो पानी की सहायता से ऊपर आ जाता है। और लेकिन चावल क्या होता है, वो नीचे हो जाता है। तो चावल नीचे हो जाता है तो उसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अवसादन बोला जाता है। डिकेंटेशन किसको बोला जाता है, निस्तारण। जो पानी की सहायता से क्या होगा, वो चावल से बाहर हो जाएगा। समझिए वहां पे क्या है, गर्दा है, गर्दा पड़ा है, ठीक है, और चावल में क्या है, चारों तरफ लगा है, तो उसको हम क्या करेंगे, डिकेंटेशन का मतलब, इसका मतलब निस्तारण का मतलब क्या होता है, जो वहां पानी की सहायता से वो क्या होगा, हम चावल में पानी डालेंगे तो उसमें इंप्योरिटियां हैं वो क्या होगा, ऊपर आ जाएंगे और पानी की हेल्प से क्या होगी, वो बाहर निकल जाएंगी। तो इसमें यही बताया गया है अवसादन और निस्तारण में। सेडिमेंटेशन है डिकेटेशन में। सेडिमेंटेशन क्या होता है, हैवियर पार्टिकल्स सेटल इन द बॉटम। बॉटम में क्या होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में क्या होते हैं, पानी वाले, पानी डाल देंगे तो उसमें नीचे बैठ जाएगा। जबकि डिकेटेशन में क्या बताया गया, पाउचिंग आउट द क्लियर लिक्विड आफ्टर सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के बाद जो लिक्विड, क्लियर लिक्विड बचेगा उसमें पाउडर जो होगा, जो पाउडर पाया जाएगा वो क्या उसकी सहायता से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसमें उदाहरण में दिया है, मिट्टी के कणों को पानी में बैठने देना और फिर ऊपर से साफ पानी निकालना। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेडिमेंटेशन जो बैठ गया और जो उसमें से पानी बचा उसको जो अलग कर लिया जाएगा उसको क्या बोलता है, डिकेटेशन बोल दिया जाएगा। इस समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए, ये चालना है या छानना जिसको सीविंग बोला गया। इससे यहाँ भी क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे क्या करते हैं, ये भी छान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये बालू छान रहा है, यहाँ कंकड़ अलग हो जाएगा और जो छोटे पार्टिकल होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये निस्तारण है ये। ठीक है, यहाँ निस्तारण है, यहाँ पे समझिए इम्प्योरिटी है, यहाँ पे पानी में क्या इम्प्योरिटी है। यहाँ पे जो कंकड़ होगा नीचे बैठ जाएगा और जो इसमें शुद्ध जल होगा उसको क्या अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गई। चलिए अब फिल्ट्रेशन, छानना। अब फिल्ट्रेशन छानना, इसमें क्या होगा, जैसे चाय की पत्तियों से क्या होगा, चाय को अलग करना, इसको हम क्या फिल्ट्रेशन बोल सकते हैं। और देखिए इसका एग्जांपल हो गया, इसको वाष्पीकरण को समझ लीजिए। वाष्पीकरण में क्या करते हैं, यूज टू सेपरेट ए डिजॉल्व सोल्यूशन फ्रॉम द लिक्विड बाय हीटिंग। वाष्पीकरण में क्या करते हैं, मान लीजिए कोई चीज हम लिए उसमें इम्प्योरिटी है तो उसको हम अलग कैसे करेंगे। मान लीजिए हम कोई चीज उसमें पानी मिला है, पानी को अलग करेंगे, कैसे करेंगे, हम वाष्पीकरण करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हीट देंगे। हीट देने के बाद क्या होगा, उसमें से वाष्प के माध्यम से क्या होगा, जैसे समझिए समुद्र का हम पानी ले आए
उसमें क्या है, नमक भी है और पानी भी है। तो हम क्या करें, उसको हीट देते रहेंगे तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे क्या होगा, वाष्प बन के निकल जाएगा और उसमें क्या होगा, नमक बचेगा। तो वही चीज यहाँ बताया गया, वाष्पीकरण के द्वारा क्या क्या था, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी को उसको क्या कहते हैं, छान सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे समुद्री जल को नमक प्राप्त करना, समुद्री जल से क्या सकते हैं, नमक प्राप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कंडेंसेशन, संघनन के द्वारा समझिए। संघनन में हम क्या करते हैं, यहां समझिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। इसमें क्या करते हैं, वाटर वेपर को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में। लिक्विड में यहाँ पे हम दिखाए भी थे, थोड़ा सा यह देख लीजिए, ये कंडेंसेशन का यहाँ हम फिगर भी लगाए थे, देख लीजिए। ये कंडेंसेशन का क्या है, फिगर है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ चाय में से क्या होगा, शुद्ध जल निकलेगा और एक प्लेट के सहायता से क्या है, उसको इकट्ठा करके क्या कर रहा है, ग्लास में कर ले रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कंडेंसेशन होता है। समझ में आई बातें। देखिए कंडेंसेशन समझ में आ गया। केतली की टोटी से निकलने वाला भाप, मतलब हम कंडेंसेशन में क्या करते हैं, वाटर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, वाटर को वेपर को क्या करते हैं, वेपर को वाटर में कन्वर्ट, वेपर को क्या करते हैं, वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है वाटर वेपर को क्या करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब वाटर जो वेपर होता है, वेपर जो होगा उसको किस में करेंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए आगे समझिए, एप्लीकेशंस ऑफ सेपरेशन टेक्निक, जो उसका उपयोग होता है, ये पृथक्करण तकनीक का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, हम कहाँ कर सकते हैं, घरेलू उपयोग में कर सकते हैं, सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम राइस या फिल्ट्रेशन ऑफ टी, हम क्या कर सकते हैं, घर में भी यूज करते हैं। किसका हम क्या करते हैं, चावल से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, स्टोन को, पत्थर को, या तो हम क्या कर सकते हैं, चाय को छान सकते हैं। और इंडस्ट्री में भी उपयोग किया जाता है, थ्रेशरिंग इन एग्रीकल्चर में क्या किया जाता है, थ्रेशरिंग यूज कर सकते हैं। सीविंग इन फ्लोर मिल्स, जैसे हम घर भी बना रहे हैं, घर में क्या भी करते हैं, छान सकते हैं, बालू वालू को क्या करते हैं, छानते हैं। चलिए आगे समझिए, समझ में आ गई ये बात। देखिए ये हमारा क्या है, संघनन है। ठीक है, आगे समझिए। चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेशन सोल्यूशन, संतृप्त विलयन में समझिए, ये संतृप्त विलयन का अवधारणा थोड़ा समझ लीजिए। संतृप्त विलयन क्या होता है, इस सोल्यूशन ऑफ विच नो मोर ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व। संतृप्त में क्या होता है, अब संतृप्त को समझिए, जिसमें क्या कर सकते हैं, संतृप्त का मतलब होता है इसमें हम कुछ क्या करें, जैसे चीनी में पानी में क्या करते हैं, चीनी घोल रहे हैं। अब वो क्या होगा, एक स्तर तक क्या होता है, जब तक हम उसको क्या करें, घोलते जाएंगे घुलता जाएगा, तो हमारा क्या होगा, संतृप्त हो गया। अब उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर पानी में क्या होता है, पानी में अधिक मात्रा में नमक घोलना हो तो हम उसको, उस सोल्यूशन क्या करें, संतृप्त बोलेंगे। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, संतृप्त में क्या करते हैं, अगर हम उसको और हीट देंगे, उसमें क्या कर सकते हैं, और भी नमक को क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका समरी देख लीजिए। समरी में क्या कह रहा है, हस्त चालन और साधन निस्तारण निस्पंदन मिश्रणों से उनके अवयवों को पृथक करने की कुछ विधियां हैं। ये सारी विधियां हैं, हस्त चयन, निस्वादन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन मिश्रणों को क्या, ये पृथक करने की विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्त चयन द्वारा क्या पृथक किया जाता है। भूसा और अनाज से भरी बीजों को क्या कहता है, निस्वादन, जिसको क्या कहते हैं, हवा की सहायता से क्या कहता है, पृथक किया जाता है। मिश्रण के कणों को आमाप के अंतर और उपयोग में से चालन और निस्वादन की प्रक्रियाओं के द्वारा क्या कहते हैं, पृथक किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण को रेत के भारी कणों को तली में बैठाकर और क्या कहता है, ये निस्वादन और उसके द्वारा क्या कहता है, पृथक्करण किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे समझिए। और द्रव और उनके अविलय पदार्थ क्या थे, अवयवों को क्या निस्यंदन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसकी वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जो चाय वाला प्लेट से बताए हैं वो वाष्पन को बोला जाता है। विलयन में कोई पदार्थ या अधिक न घुल सके तो उसको क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। अगर कोई विलयन है उसको उच्चतम तक घोल दिए हैं, अब उसमें आगे नहीं घुलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। समझ लीजिए, जैसे हम चीनी और पानी को घोल रहे हैं, अब चीनी पानी को घोलते घोलते हम एक ऐसा स्थिति आ जाएगा जहाँ पे न चीनी के साथ पानी में क्या चीनी नहीं घुलेगी। मान लीजिए हम थोड़ा सा पानी लिए, उसमें चीनी डालते जाए, अब इतना चीनी डाल दे कि वो पानी से ज़्यादा हो जाए, अब वो नहीं घुले तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, अब वो उसको हम क्या बोलेंगे, संतृप्त बोलेंगे। वो चोटा नहीं बनेगा, चोटा का मतलब उसमें फिर चीनी डाल देंगे तो वो घुल जाएगा।
और उसको अब उसमें और अधिक क्या कर सकते हैं, हम चीनी नहीं डाल के उसको घोल नहीं सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन बोलते हैं। ठीक है, अब किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करके उसमें और अधिक पदार्थ घोला है, अब उसको वही बताए ना, अगर संतृप्त विलयन है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हीट करेंगे तो उसमें क्या कर सकते हैं, और भी हम चीनी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल विलय पदार्थों की विभिन्न मात्राओं में घोला जाता है। चलिए ये समझ में आ गया। चलिए अगला हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या बोल रहा है, चलिए समझते हैं। ये देखिए प्लांट के बारे में, प्लांट को जानना ना, गेटिंग टू नोन प्लांट्स, प्लांट को जानना है, प्लांट के बारे में थोड़ा समझते हैं। प्लांट की विविधता के परिचय, प्लांट की विविधता का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी, हमारे आसपास कितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी विविधता के बारे में। पौधे, प्लांट्स कम्स इन वेरियस साइज, शेप एंड कलर, प्लांट क्या होते हैं, विभिन्न आकार, रंग, रूप में क्या होते हैं, बहुत सारे प्रकार के पाए जाते हैं। तो प्लांट्स के पार्ट पहले समझ लेते हैं, प्लांट के भाग पढ़ लेते हैं। प्लांट में क्या क्या पाया जाता है, शाखा पाई जाती है, जड़ पाई जाती है, तना पाई जाती है, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये सब क्या होते हैं प्लांट में, क्या क्या, तना पाया जाएगा, ब्रांच पाई जाएगी, जड़ पाई जाएगी, लीफ पाई जाएगी, फ्लावर पाया जाएगा और फ्रूट पाया जाएगा, उसके साथ साथ क्या होगा, स्टेम पाई जाएगी, इतनी चीजें पाई जाएंगी। और डिफरेंट पार्ट इन हेल्प वेरियस फंक्शन, और ये सारे जो इतने पार्ट पाए जाते हैं सब क्या अलग अलग फंक्शन में क्या होते हैं, यूज होते हैं। विभिन्न भाग पौधे के विभिन्न कार्यों में मदद करता है। ठीक है, वही चीज बता दिया गया, ये सब जो पार्ट होते हैं अलग अलग कार्यों में क्या होते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा प्लांट है, ये सरसों का प्लांट है, इसमें देखिए फूल भी है, ये फल है, ये पत्ती है, ये तना है, ये यहाँ पे देखिए बड है, ये कलियां हैं, ये इंटरनोड है, ये बीच वाला नोड है, ये रूट है, ये मेन रूट है जिसको हम लोग प्राथमिक मूल बोलते हैं, ये द्वितीयक है जो ऐसे ऐसे निकला है, क्या है, सेकेंडरी है, ये क्या है, मूल तंत्र है, ये क्या है, प्ररोह है, तंत्र है, इसको हम सूट सिस्टम बोलते हैं। ये क्या हमारा सूट सिस्टम है, ये रूट सिस्टम है। समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हम अगर पत्ती को क्या कर सकते हैं, पत्ती को भी क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन बनाते हैं। पत्ती को हम, पत्ती में से जो भी पिगमेंट पाया था उसको सोल्यूशन बना के क्या करते हैं, हम उसका भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। देखिए अब पौधों की श्रेणियां मतलब हम पौधों को किस किस श्रेणी में बांट सकते हैं, हर्ब, श्रब्स, ट्री में, ये सब में बांटते हैं। जिससे पौधों का भी हमको अध्ययन करना है तो हम इतने सारे पेड़ पौधे हैं, हम सब का अध्ययन तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, उनका भी क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बनाने से क्या होगा, हमको आसानी, जो झाड़ है, जो हर्ब्स है, जो श्रब्स है, उनको सबको क्या करें, अलग अलग क्या करते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे हर्ब्स, जो जड़ी बूटियां होती है, ये क्या होते हैं, ये स्मॉल होते हैं, इनकी तने जो होती है क्या होती है, सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है, ये क्या हर्ब्स होती हैं, जैसे पुदीना का मिंट होता है। श्रब्स क्या होती है, झाड़ी की किसको बोला जाता है, इनकी थोड़ा सा क्या होता है, इनकी तना थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा स्टिकी, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, इनकी तना क्या होता है, हार्ड होती है। ये भी क्या होती है, थिक, तो हल्की थिक होती है, जैसे गुलाब का। ये क्या है, गुलाब क्या है, झाड़ी है। वृक्ष में क्या होता है, इनका जो तना होता है क्या होता है, ये पहली बात तो ये बहुत लंबे होते हैं, इनकी तना क्या होता है, हार्ड होती है, और ये थिक हो स्टेम पाई जाती है, जैसे आम का पेड़ हो गया। क्रीपर्स में क्या होता है, रेंगने वाले पौधे, जैसे हम सब्जियां उगाते हैं उसमें सब क्या होता है, कोहड़ा, कद्दू, ये सब क्या होते हैं, रेंगते हैं, ये क्या होते हैं, जमीन पे पड़े रहते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, ये रेंगने वाले, इसको हमको क्रीपर बोलते हैं। ठीक है, क्लाइंबर क्या होते हैं, जो किसी तने पे, जैसे समझिए उसको कोई सपोर्ट लगा दीजिएगा, यहाँ मान लीजिए कोई बो दिया और यहाँ पे क्या सपोर्ट लगा देंगे, ये क्या करता है, ऐसे ऐसे क्या करता है, ऊपर चढ़ता रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंबर बोलते हैं, चढ़ने वाले पौधे, जैसे मनी प्लांट। ठीक है, यहाँ में कुछ साथ पिक भी लगा है, पिक भी दिखा देते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या है, क्रीपर है, ये क्या है, क्रीपर जो रेंग के चलता है। ये देखिए मनी प्लांट है, ये क्या है, ये मनी प्लांट, ये क्लाइंबर है, क्लाइंबर है। ये क्या करेगा, ये किसी कोई सहारा मिल जाएगा उसके क्या होगा, उसके ऐसे उसका सहारा लेके क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब तना समझ लेते हैं थोड़ा सा। तना क्या करता है, तना हमारा क्या करता है, जड़ से पानी और खनिज तत्वों क्या करता है, पत्तियों और अन्य भागों तक पहुंचाता है। तना का काम क्या होता है, वो जड़ से क्या करेगा, जड़ से वहां से जल और मिनरल्स तत्वों को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और क्या होगा, पत्तियों के और प्लांट के सभी अंग तो क्या कर पहुंचाने का काम करेगा, कौन, जड़। ये क्या होता है, इसकी एक्टिविटी समझ में आ गई। ये कि प्लांट्स फ्लेश स्टेम इन कलर्ड वाटर एंड सी द हाउ वाटर टू मूव। ये क्या करता है, ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव कराता है। पत्ती क्या करता है, इसमें भी क्या होता है, पत्ती में क्या होता है, पत्ती में
समझिए पत्ती में क्या होता है, पेक्टियोल होता है, इससे डंठल हो जाता है, और उसमें लेमिना होती है, ये वाली जो पार्ट होता है इसको हम लोग लेमिना बोलते हैं, चौड़ा वाला पार्ट होता है। वेन होता है, इसमें जो बीच में होता है वेन होता है। मिडरिब हो गया, वेन हो गया, ये क्या होता है, मिडरिब मध्यस्थ होता है, इसे क्या होता है मध्य मिडरिब हो गया, मध्य सिरा हो गया, और ये क्या होता है वेन होती है, इसमें जो ऐसे 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 लगे होती वेन होती हैं। ठीक है, समझ में आए। लीफ में क्या क्या होती है, हमारा पहली बात तो क्या होगा, ये लेमिना पाई जाएगी, पेटियोल पाया जाएगा, मिडरिब पाई जाएगी और वेन पाई जाएंगी, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, ये लीफ का टिप हो जाता है। अब इसके कार्य क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण में काम करता है और क्या करता है, और ट्रांसपिरेशन में काम करता है। प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, पत्तियां क्या करती हैं, भोजन बनाने का काम करती हैं, और वाष्पोत्सर्जन का भी काम करती हैं। अगर मान लीजिए कोई प्लांट ऐसी जगह है जहाँ की जमीन में क्या है, ज़्यादा पानी है, तो क्या करेगी पत्तियां उसको क्या करेगी, वहाँ जमीन से पानी उठा करके वाष्प बना करके क्या करेगी, उड़ा देगी। ये ट्रांसपिरेशन का भी काम करता है। पत्ती उसको क्या करेगा, वाष्प वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, वो पत्ती के माध्यम से क्या कि बाहर निकाल देगी। चलिए, टाइप्स ऑफ वेनेशन, हम टाइप्स ऑफ वेनेशन का मतलब क्या होता है, पत्तियों को विन्यासित के आधार पे देखिए, पत्तियों को हम क्या करते हैं, इसको हम लोग सिरा विन्यास बोलते हैं। पत्तियों को देखिए, हम पत्ती का क्लासिफिकेशन है, पत्तियों को बांटते हैं जब, पत्तियों को दो प्रकार से पढ़ते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका पत्तियां क्या होती हैं, रेटिकुलेट या जालिकावत सिरा विन्यास पाई जाती हैं, और कुछ पत्तियां ऐसे होती हैं जिसमें पैरेलल वेनेशन पाई जाती है। समझिए, जाल जैसा कुछ सिराएं पाए जाते थे कि एक तो पत्ती ऐसे होती है, आप पत्ती में देखेंगे ऐसे होगी, ऐसे होगी, और बहुत सारे ऐसे क्या होंगे, जाले बने रहती। पूरे पत्ती को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, दिखेंगे इसमें क्या बहुत सारे ऐसे जाली बने रहती। एक पत्ती ऐसे होती है, यहाँ से आप देखेंगे ये ऐसे, यहाँ से, इसमें क्या होता है, इसमें मिडरिब नहीं आपको समझ में आएगा कौन सा मिडरिब है। ये यहाँ क्या सब यहाँ से यहाँ तक रहती हैं, सब ऐसे ऐसे क्या, जैसे आप क्या करते हैं, देखिए इससे आप पत्ती, नॉर्मल पत्ती से आम का, महुआ का, ये सब ले लेंगे तो क्या उसका क्या होता है, ये देखिए पत्ती जो डाई काट होती हैं, जिनमें क्या होती हैं, दो दाल, उसका बीज तोड़ेंगे, उसमें दो दाली देखेंगी, जैसे उसको हम लोग डाई काट बोलते हैं। उसमें क्या, उसमें पत्ती का रेटिकुलेट होगा, और जो मोनोकाट होता है, गेहूं, धान, इसमें सब में क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होगा। धान गेहूं में क्या ऐसा पत्ती पाया जाता है, ऐसा पाया जाता है। ठीक है, ये सब हो क्या आपको वेनेशन के बारे में। हम इससे क्या करते हैं, पेड़ को पहचानते कौन सा हमारा एक बीजपत्री है, कौन सा द्विबीजपत्री है, कौन सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये पीपल का पत्ती लगा है, जो कौन सा है, ये हमारा क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है। ये कैसा है, जाली वाला है, जालिकावत है, जालिकावत है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। ये दूसरा देखिए है, ये मोनोकाट है, ये डाइकाट का है। ये मोनोकाट है तो उसमें कैसा होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा, मतलब क्या होता है, समानांतर शिराविन्यास पाया जाएगी। शिराविन्यास मतलब जो मिड रिब होता है, ये इससे रिलेटेड है। इसकी जो शिराएं होती हैं कैसी होती हैं, वेन होती हैं, मिड रिब होती हैं कैसी होती हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब जड़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जड़ का क्या कार्य होता है, इसको तो बताए हैं भी ना। ये क्या करता है, खनिज और पानी को अवशोषित करता है, और पौधों की क्या होता है, और जमीन से पकड़े रहता है। जड़ क्या करता है, ये जमीन को किससे क्या करता है, ये पानी और मिनरल्स को अवशोषित करता है, और जमीन से क्या करता है, पौधों को पकड़ बनाए रखता है। और चलिए अब इसके भी टाइप पढ़ लेते हैं। टैप रूट पढ़ लेते हैं। टैप रूट क्या होता है, मुख्य जड़, जिसमें फाइबरस रूट होते हैं। ये भी क्या होती है, दो प्रकार, टैप रूट सिस्टम होती है और फाइबरस रूट होती है। फाइबरस देखिए, हमारी रूट दो प्रकार की होती है, एक तो ऐसा रूट होती है, एक तो ऐसा रूट होती है, जिसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस या झकड़ा रूट बोलते हैं। इसको टैप रूट बोला जाता है। मूसला जड़ बोला जाता है। मूसला जड़ में क्या होता है, एक शाखा मेन होती है, उसमें क्या होती है, ब्रांचेज निकले रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई मेन शाखा नहीं होती, सब यहाँ से क्या होंगे, बराबर। जैसे समझिए घास ओस देखेंगे आप में, गेहूँ, धान, चावल, ये सब क्या होता है, ऐसे होगा। लेकिन आप पेड़ों को देखेंगे तो ऐसा होता है, जैसे सरसों का देखेंगे, इसमें सब में क्या होता है, ये इसमें टैप रूट पाया जाता है। जबकि गेहूँ, धान, मोनोकाट में क्या देखेंगे, फाइबरस रूट पाया जाता है, रेशेदार रूटें पाई जाती हैं। ठीक है, अब इनका कार्य ऑब्जर्व द रूट प्लांट्स द आइडेंटिफाई द टॉप रूट एंड फाइबरस रूट, एक उसका कार्य भी बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जाइलम फ्लोएम दिखाया गया है। इसकी सहायता से क्या होता है, पानी क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। ये जाइलम फ्लोएम दिखाया गया है तने की खुले सिरे में वर्धित दृश्य, ये ठीक है। इसमें दिखाया गया कि कैसे इन्हीं के सहायता से क्या होता है, पानी ऊपर चढ़ता है। ठीक, चलिए
चलिए आगे से देखते हैं। ये कुछ दिखाया गया है हमारे रूट के बारे में। ये देखिए हमारा टैप रूट है, ये है हमारा क्या है, ये हमारा मूसला जड़ है, ये हमारा क्या है फाइब्रस रूट है, ये क्या है रेशेदार रूट है, यहाँ पे क्या है ये टैप रूट है, ये क्या है फाइब्रस रूट है। चलिए आगे समझते हैं। अब फ्लावर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। फ्लावर में क्या क्या होता है। फ्लावर में क्या होता है, सेपल्स होता है, हरी वाली जो सबसे बाहर की तरफ होती है, पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियाँ जो रंगीन वाले होते हैं, स्टेमेंस होती हैं, ये क्या होता है मेल पार्ट होता है, और पिस्टिल्स होती है जिसको हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं, और स्टेमेन को क्या होता है पुंज केसर बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, इसका रिप्रोडक्शन में क्या होता है रोल होता है। ये क्या करते हैं जो फ्लावर होते हैं इनका क्या होता है रिप्रोडक्शन में, ये इनका एक्टिविटी देखिए समझ लीजिए थोड़ा। स्टडी ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर। आगे देखिए इसका क्या मतलब है। देखिए ये हमारा फ्लावर्स लगा है, ये देखिए हमारा फ्लावर है, ये देखिए हरा वाला जो क्या है सेपल है, और ये जो रंगीन वाला है ये क्या है पेटल है। ठीक है, जो हरा वाला होता है वो सेपल होता है, और जो कलर वाला होता है वो क्या होता है पेटल होता है। आगे देखिए ये पुंकेसर इसमें दिखाया गया है, ये क्या है पुंकेसर है, इसमें ये दिख रहा है पीला पीला, ये पुंकेसर है, और इसमें बीच में क्या होता है स्त्री केसर होता है, ऐसे पिस्टिल जिसको बुलाया था, और इसके ऐसे अगल बगल क्या होता है पुंकेसर होते हैं। ये पुंकेसर है, ये क्या है पुंकेसर है, और ये जो बीच में क्या होता है पिस्टिल होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पुंकेसर का स्ट्रक्चर भी दिया गया है। ये क्या होता है पेड़ में से पाया, फूल में से पाया जाता है ना, और स्त्री केसर का भी ये है, ये स्त्री केसर का है। इसमें भी क्या होता है 3 पार्ट होता है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी पाई जाते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। चलिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्टेम। स्टेम को हम क्या करते हैं तने के आधार पर क्या करते हैं अलग करते हैं। पहला कौन सा होता है हर्ब, हम क्या करते हैं तने के आधार पे भी क्या करते हैं प्लांट को अलग करते हैं। हर्ब्स होती हैं, जैसे हम क्या बताएं अभी पुदीने का प्लांट बताए हैं, स्मॉल प्लांट्स होता है, सॉफ्ट स्टेम पाया जाता है हर्ब्स में। सिर्फ जो झाड़े जिसमें हम गुलाब का बताए थे, इसमें मिनिमम साइज क्या होता है प्लांट का, और प्लांट छोटा होता है और क्या होता है थोड़ा सा हल्का सा थिकर होता है इसका स्टेम। ट्री क्या होता है ये लार्ज प्लांट होते हैं, इसका थिक और हार्ड स्टेम होता है। तने के आधार पर क्रीपर क्या होते हैं, ये जमीन पे क्या होता है रेंगते हुए, ग्राउंड के क्या होता है ग्राउंड पर रेंगते हुए चलते हैं। ठीक है, स्प्रेड रहते हैं, फैले रहते हैं। क्लाइंबर क्या होता है ये चढ़ने वाले होते हैं, कोई सपोर्ट पाया जाएगा, क्लाइंबर क्या होता है ये सपोर्ट के पास पाया जाएगा तो ये क्या ऊपर चढ़ जाता है। ठीक, समझ में आ गई। ये हर्ब्स हो गया, श्रब्स हो गया, ट्रीज हो गया, श्रब्स हो गया, ट्रीज हो गया, क्रीपर हो गया, क्लाइंबर हो गया। इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं यहाँ पे पुदीना बताया गया, मिंट बताया गया, किसका एग्जाम्पल है हर्ब्स, ये श्रब्स का, हर्ब्स का एग्जाम्पल क्या बताया गया हर्ब्स का पुदीना बताया गया। और ये देखिए श्रब्स का क्या होता है गुलाब बताया गया, और ट्री का क्या होता है आम बताया गया, और क्रीपर का क्या कद्दू बताया गया, और क्लाइंबर का क्या मिंट प्लांट बताया गया है, मनी प्लांट। चलिए अब लीफ के कार्य समझ लेते हैं। पत्तियों का क्या कार्य होता है इसको बता भी दिया गया है। इससे क्या करता है पत्ती क्या करता है प्रकाश संश्लेषण करता है और ट्रांसपिरेशन करता है, और प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन करता है। रूट का क्या कार्य है, रूट कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के, टैप रूट और फाइब्रस रूट होता है। टैप रूट में क्या एक सिंगल रूट पाया जाता है जैसे गाजर का, और फाइब्रस रूट में क्या होता है बहुत सारे सिमिलर साइज के क्या होता है रूट होते हैं जैसे घास में। और फ्लावर पार्ट में क्या क्या बताया गया सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल बताई गई। जो क्या करता है पहला होता है प्रोटेक्ट ऑफ द फ्लावर बड, ये जो कली रहती है उनको क्या करता है सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सेपल जो हरा हरा फूल में क्या जो हरा वाला होता है। पेटल क्या होता है ये रंगीन होता है, ये क्या करता है पॉलिनेशन या परागण के लिए क्या करता है अट्रैक्ट करता है किसको इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों क्या करता है अपने तरफ आकर्षित करता है। और क्या करते हैं और जो युगल जोड़ियां भी होती है वो भी क्या करते हैं पेटल से ही आकर्षित होती हैं। गुलाब दे करके बहुत सारे फूल दे करके किसके फूल दे करके क्या होते हैं आकर्षित होते हैं। उसमें फ्लावर का कौन सा पार्ट रोल निभाता है ये पेटल ही है। जो गुलाब में जो आपको गुलाबी गुलाबी दिखता है वो क्या होता है पेटल ही होता है जो क्या करता है यहाँ तो देखिए ये फ्लावर में क्या करता है पॉलिनेशन के लिए क्या करता है अट्रैक्ट करता है किसको इंसेक्ट को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है लड़के और लड़कियां भी क्या होते हैं गुलाब के प्रति अट्रैक्ट होती हैं ना। तो देखिए ये कौन सा होता है पार्ट फ्लावर का ये पेटल ही होता है। न तो स्टेम होगा ना तो सेपल होता है ना तो पिस्टल होता है होते समय, लेकिन मेन रोल किसका होता है पेटल होता है। स्टेमन क्या होता है ये मेल पार्ट होता है किसका ये इसको हम पुंकेसर बोलते हैं। और पिस्टिल जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्त्री केसर बोलते हैं।
ये देखिए लीफ का स्ट्रक्चर भी दिया गया है। ये तना है, जिससे क्या होता है, ये हमारा क्या है, पेटियोल है, पर्णवृंत बोला जाता है। और ये क्या है, ये पटल या लेमिना है। इसमें क्या होगा, मिड रिब होगा, इसमें क्या वेन होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब ये इसके समरी की ओर थोड़ा सा बढ़े। सामान्यतः पौधे का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने, शाखाओं के आधार पर क्या होता है, शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। हर तरफ से हम ट्री में बांटते हैं। तने पर पत्तियां, पुष्प, फल, बहुत सारी चीजें होती हैं। सामान्यतः पत्तियों में पर्णवृंत फलक होता है। जनरल तो सभी पत्तियों में होती है। पत्ती में क्या होता है, सिराओं के प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है, जिसके हम लोग जालिका रूपी या समानांतर हो सकता है। क्या इसमें क्या बोला गया, जो हमारी पत्तियां होती हैं ये सिराओं से ही क्या होगी, सिराओं के प्रतिरूप क्या होती हैं, विन्यास कहलाता है, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, जालिका रूप या रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। ये वाला जो ऐसे जाली बना रहता है, या हम समानांतर हो सकता है। दो प्रकार के होते हैं, ठीक। पत्तियां क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प को क्या करते हैं, वायुमंडल में निष्कासित करते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, वायुमंडल में निकाल देंगी। किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ठीक है। हरी पत्तियां सूर्य की प्रकाश को क्या करते हैं, की उपस्थिति में वायु और जल के द्वारा क्या प्रकाश संश्लेषण करके भोजन को बना लेती हैं। क्या करते, पत्तियां क्या करते, सूर्य का प्रकाश लेंगे और वायुमंडल से क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को लेकर लेंगे और जल को लेकर क्या करेंगे, भोजन बना लेंगे। और जड़ें क्या करती हैं, जड़ें मिट्टी से जल और खनिज को अवशोषित करती हैं और मिट्टी में क्या करती है, पकड़ को बनाए रखती हैं, दृढ़ता से जमाए रखती हैं। और जड़ें क्या होती हैं, मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। जालिका रूपी सिरा विन्यास क्या होती है, यह युक्त पत्तियों वाले पौधे में जड़ मूल क्या जालिका वाले सिरा विन्यास वाली पत्तियों में क्या होते हैं, जो जड़ होती हैं वो मूसला जड़ होता है। जबकि क्या बोला गया, समानांतर। देखिए ये चीजें वहां पे कंटेंट में नहीं दिया है। इसमें यहाँ क्या लिखा है, जो जालिका वाला पत्ती होती है वो कहाँ पे, जहाँ पे मूसला जड़ पाया था उसमें क्या होता है, जालिका वाला पत्ती पाई जाती है। और जहाँ पे रेशेदार जड़ पाया जाता है वहां पे क्या होता है, समानांतर सिरा विन्यास। इसका कहने का मतलब वो प्लांट जिसमें क्या होगा, ऐसा पत्ती पाया जाएगा जाली वाला, उसमें जो जड़ होगा वो कैसा जड़ होगा, टैप रूट होगा, मूसला जड़ होगा। और जो वो घास उस वाला में होगा जिसमें रूट में ऐसे ये वाला रेशेदार जड़ होगा, उसमें क्या होगा, उसमें ये वाला ऐसे ऐसे पाया जाएगा लीफ, जिसमें समानांतर सिरा विन्यास होता है। ठीक है, ये समझ में आ गई। और देखिए अगला पॉइंट समझिए, तने द्वारा जड़ों में से पत्तियों और दूसरे भागों में जल और पत्तियों तक क्या होता है, भोजन और अन्य पदार्थों का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, पहुंचाया जाता है। पुष्प के विभिन्न भाग, वाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर, चार भाग बताया गया। सेपल बताया गया, ये सेपल हो गया, ये पेटल हो गया, ये क्या एंड्रोसियम हो गया, ये क्या होता है, गाइनोसियम हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गई। चलिए, कैसा लगा आप सभी लोगों को मेरा सेशन, जो कि क्लास 6 का क्या था, एनसीईआरटी की कुछ कंटेंट था। इसमें हम लोगों ने 4 चैप्टर कवर किया। आगे हम लोग इसके आगे कल अगला जो बचा हुआ पार्ट है उसको कल देखेंगे। तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, उसके साथ साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। जो अपने साथी होंगे सबके साथ क्या करेंगे, इनको हमारे चैनल क्या करेंगे, शेयर अवश्य करेंगे। जय हिंद।